शाम 3 बजे तक जो है आना शुरू हो जाएगी। तो किस तरीके से ओवरऑल इस सिचुएशन को आप देख रहे हैं, लेकिन इन डेप्थ फौजें रहेंगी ये भी साथ साथ है। पठानिया साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। आपको आ रही है? जी जी जी, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले इसका ये स्वागत करने वाली चीज है जो डेवलपमेंट हुई है अभी, और इसके लिए मैं भारतीय गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर हम बात करते हैं PP 14, 15, 17 की, हम बात करते हैं गोगरा की, हम बात करते हैं हॉट स्प्रिंग की, यहाँ से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे। लेकिन जहां तक हमारा फिंगर एरिया वाला सवाल है, फिंगर 4 to 8, उसके बारे में अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है जी। अभी सवाल ये है कि ये देखिए, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के हिसाब से अरुणाचल में भी फॉरवर्ड पोस्टरिंग हो रखी है दोनों देशों की। वहां पे क्या डेवलपमेंट हो रही है किसी को कोई पता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चाइना इस समय इस कदर गिर चुका है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और उनके पास अभी ये मौका है कि इस गलती को सुधारें, क्योंकि उनका पूरा जो विश्व समुदाय का एंगर है वो उनके ऊपर मिल गया है और उनके खिलाफ लड़ने के लिए सारा विश्व उनके साथ लड़ना चाहता था। उन्होंने ही एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की इंडिया को, जहां पे भी पूरे वर्ल्ड की जो फाइट है वो इंडिया लीड कर रहा है। USA खुल के सामने आ चुका है, सारी कंट्री इस समय सपोर्ट कर रही है। रशिया हमारे साथ है लेकिन वो न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, और चाइना की, जैसे आपको पता है कि उनका जो उइगर रीजन है उसके अंदर बहुत ज्यादा डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रही है। वहां पे लोगों का बुरी तरह से दमन किया जा रहा है। चाइना के अंदर जो इनकी रिटायर्ड मिलिट्री वाले हैं वो भी गुस्से में हैं, क्योंकि चाइना ने अपनी कैजुअलिटी की डिटेल किसी को बताई नहीं। तो ये सारी चीजें मिला के चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था सिवाय इसके कि वो शांति या रिकंसिलिएशन के प्रयास करे। अभी आने वाले समय में क्या हो सकता है, देखिए, जब तक ये हम अपनी LAC को डिमार्केट नहीं कर पाते हैं तब तक ये झगड़ा चलता रहेगा। इसके लिए ये जरूरी है कि दोनों देश शांतिपूर्वक बैठे हैं, अपने अपने मैप कंसल्ट करें हैं, और LAC जो 3500 किलोमीटर के करीब है उसको पूरी तरह से डिमार्केट कर दें, और उसके बाद फिर अपने अपने एरिया में बैठ के शांति को बनाए रखें। तो चाइना इस समय, अगर आप उनकी साउथ चाइना सी की भी परिस्थिति देखें, उनकी इकोनॉमिक, बिकॉज इकोनॉमिक जो है आजकल, जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। और चाइना ने ये रियलाइज कर दिया, हमने जो एप्लीकेशन इनकी बैन की और पूरा वर्ल्ड इसको भी फॉलो कर रहा है, तो चाइना को ये लग रहा है कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह का रिएक्शन जो है वर्ल्ड कंट्री से आएगा। अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आस्ते आस्ते करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हमें चाइना पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। देखिए, वो पीछे चले जाते हैं, उनको आगे आने में कौन रोक सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने एरिया में इतना अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया हुआ है कि वो बड़ी जल्दी मूव कर सकते हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना जो लेकिन पठानिया साहब, ऐसे में जो गलवान घाटी पर जो दावा चीन की तरफ से था, और उस दावे के बाद हमने ये देखा कि डीएस्केलेशन का जो प्रोसेस है उसको उस तरह की खबरें जरूर आई कि दोनों तरफ से डीएस्केलेट हो रहा है, जो अभी तक भी है। लेकिन इन सब के बीच में क्या डीएस्केलेशन सिर्फ वाहिद एक रास्ता है, जब उस वक्त चीन की तरफ से 2 या 3 बार दावा कर दिया गया इस पूरे विवाद के बीच की पूरी गलवान घाटी जो है वो चीन के साथ जुड़ी हुई है? देखिए, ये हिस्टोरिकली चीन क्या कर, ये हिस्टोरिकली भी यहाँ पे चीन गलत है। गलवान वैली हमारी थी, ये जो अक्साई चीन का एरिया ये हमारा था, ये सबको पता है ना जी। उनके क्लेम करने से क्या होता है, तो वो तो कल को लद्दाख के ऊपर भी क्लेम कर देंगे कि ये हिस्टोरिकली हमारा है। तो ये क्लेम करने वाली जो गेम है उनकी पुरानी गेम है, और पूरा दुनिया उनको जानती है कि ये हर जगह क्लेम कर रहे हैं। वो ताइवान भी क्लेम करना चाहते हैं, वो कल को उनका बस चले तो पूरा इंडिया क्लेम कर लेंगे कि हिस्टोरिकली ये हमारा। तो ये बहुत ही बेहुदा किस्म की पॉलिसी लेके चल रहे हैं, लेकिन उनको सबक मिल रहा है। अभी जिस तरीके से वर्ल्ड रिएक्शन आ रहा है, मान लीजिए, ये कभी ऐसा नहीं हुआ है, और ये वर्ल्ड रिएक्शन को वो पढ़ रहे हैं। पठानिया साहब, इन लाइन बिटवीन द वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि देखिए, डीएस्केलेट होना, टेंशन कम करना, ये तो अच्छा शगुन है, अच्छी बातें हैं, जंग नहीं हो, लेकिन चाइना पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं किया जा सकता। यहां से डीएस्केलेट और 3 जगहों पर एस्केलेट करने की कोशिशें भी हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर वो डीएस्केलेट करते हैं, मान लीजिए कल वो डोकलाम में या अरुणाचल में कहीं इसको एस्केलेट करते हैं, बिकॉज वहाँ भी आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट चल रहा है ना जी। और चाइना ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते और अपनी जो तैयारी है उनको कम नहीं कर सकते। अभी ये भी हो सकता है कि ये वो एस्केलेशन के बहाने अपना जो बिल्डअप है रियर एरिया से उसको बढ़ा रहा हो। बिल्कुल। तो ये चीजें हमें पूरी तरह चौकस रहना चाहिए, कोई भी ढीलापन हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। हमें ये तैयारी करके चलनी चाहिए कि जब तक वो पूरी तरह से पीछे नहीं चला जाता जहां से आया था, तब तक हमने अपने आप को लेट डाउन नहीं करना है इनके सामने। हमारी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर कोई भी किस्म की लेटिंग डाउन नहीं होनी चाहिए, एंड वी मस्ट कंटिन्यू विद द सेम विगर एंड विद द सेम ऑफेंसिव स्पिरिट। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब ज्वाइन करने के लिए। खबर ये भी आ रही है जो आर्मी के सोर्सेज हमें बता रहे हैं, कुछ बड़े अहम ओहदों पर जो तैनात हैं, उनका मानना है कि देखिए PP-17A पर आज और कल सुबह के बीच में आप एक अच्छी खबर सुनेंगे, क्योंकि वहां पर भी फौजें जो है वो आई बॉल टू आई बॉल है। और ये तनाव खत्म करने के पीछे जो वर्किंग मैकेनिज्म हमारा है उसी को जो हम इन लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट कर रहे हैं, और बहुत जल्द वहां से भी खबर जो है वो देखने को मिल सकती है। जब हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो इसमें सियासत भी काफ़ी ज़्यादा पिछले कई हफ्तों से जो हम देख रहे हैं। जब सवालात पूछने का सिलसिला सामने रखा कांग्रेस ने और राहुल गांधी सामने आए, प्रियंका वाड्रा गांधी सामने आई और सोनिया गांधी सामने आई, तो उसके फौरन बाद जब सवालात पूछे गए कि क्या हुआ जी, बताया जाए, क्यों शहीद हुए जी जवान, तो उसके फौरन बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और कहा गया कि देखिए दरअसल ये नेक्सस है गांधी फैमिली और चाइना के बीच में। और फिर 15 सवाल, 10 सवाल एक दिन, 5 सवाल एक दिन बीजेपी की तरफ से पूछे गए, और कुल मिलाकर 2-3 चीज़ें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से सामने रखी गई, जिनमें राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का नाम सामने रखा गया और कहा गया कि देखिए इन ट्रस्टों की वजह से करोड़ों पैसा जो है वो हेर फेर किया गया और ये सारा पैसा जो है वो गांधी फैमिली के पास आया, क्योंकि इन सभी ट्रस्टों की जिम्मेदारी जो है वो सोनिया गांधी बहुत देर तक संभालती थी और उसके बाद उनके जो क्लोज एड्स थे वो भी इनके मेंबर्स थे। जब ये बात सामने आई थी तो उसी वक्त ये बात भी भनक लग रही थी कि आने वाले दिनों में सियासत काफ़ी तेज होगी, और कल हमने देखा कि मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई और उस कमेटी को ये काम सौंपा गया कि वो 3 बड़ी NGOs नेहरू गांधी फैमिली के साथ जो वाबस्ता है, राजीव गांधी फाउंडेशन GRF, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के अंदर माली बेज़ाब्तियों के बारे में जो है वो तहकीकात करें, और जो पैसा उनका आया है क्या उन्होंने टैक्स किया है, सरकार को बताया, सरकार से लिया है, और जो PSUs का पैसा ट्रांसफ़र किया गया, जो इल्ज़ाम लगाया गया वो कैसे हुआ है, उस सब पर जो है वो ये कमेटी जो है, हाई पावर कमेटी जो है वो तहकीकात करेगी। इस पर रिएक्शन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आया है। आनंद शर्मा जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर है, उनका मानना है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए जो किया है वो किसी से छुपा नहीं है, और आज उनके छवि को मस्त करने के लिए बीजेपी जो है ये काम कर रही है। इसके साथ मनीष तिवारी साहब कह रहे हैं कि देखिए ये तो आवाज़ को दबाने वाली बात है, हम सवाल पूछ रहे हैं, आप घड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप जो भी तहकीकात करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन सवाल हम भी पूछेंगे और लद्दाख की अवाम भी पूछेंगे। अब लद्दाख की अवाम क्या कुछ पूछती है ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मोहम्मद अली मजाज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों में इन्हें माना जाता है। बहुत शुक्रिया मजाज साहब ज्वाइन करने के लिए। सिचुएशन बाय एंड लार्ज एंटायर लद्दाख की, लेह की, करगिल की कैसे आप देख रहे हैं, आम जनता क्या कुछ कह रही है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि देखिए पिछले 1 महीने से जो विवाद चल रहा था, आखिरकार चीन को भारत के सामने घुटना टेकना ही पड़ा जी। और हेलो जी जी जी, हाँ आवाज कट रही ना आपकी आवाज आ रही है? हाँ, और चीनी फौजों को भारत के सामने आखिरकार झुकना ही पड़ा। मिजाज साहब हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं अली मिजाज साहब, आप अपनी बात रखिएगा। हाँ, जो मैं ये कह रहा था कि पिछले 1 महीने से जो विवाद चल रहा था, आखिरकार चीन को भारत के सामने झुकना ही पड़ा, और गलवान घाटी में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 2-3 किलोमीटर पीछे हट गए, यानी कि भारत सरकार द्वारा एक ठोस इकदाम
उठाया, जिससे चीनी फौज जो है वो बैकफुट पे चले गए। अवाम मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लद्दाख के दौरे से भारत के सेना का मनोबल जो है आसमान से भी ऊंचा हुआ और पूरी हिंदुस्तान, साथ साथ पूरी हिंदुस्तान के अवाम के भी। वो चीनी फौज पर दबाव डालने के लिए भारतीय फौज जो है वो चट्टान की तरह सरहद पे खड़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया मंजाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि तकनीकी वजूहात की बिना पर बीच में आपका ऑडियो रुक रहा है, बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि कल जरा सिस्टम को और बेहतर बनाकर आपसे बात करें, चूंकि लद्दाख में पुअर नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये परेशानियां जो है वो हो रही है। अब जरा फटाफट से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ रहा है और कोविड-19 की वजह से अमवात भी हो रही है और हुकूमत के बुलंदबांग दावे भी किए जा रहे हैं। अब ये दावे कितने सही है कितने गलत है इस पर इस वक्त बहस नहीं करेंगे, बल्कि इतना आपको ज़रूर बताऊंगा मैं कि दिल्ली के अंदर जहां पर दो तरह की हुकूमत है, एक दिल्ली हुकूमत है और मरकज़ की पूरी क़ियादत यहाँ पर है। वज़ीर आज़म साहब से लेकर मरकज़ी वज़ीर सेहत, मरकज़ी वज़ीर दाखिला और सभी वज़रा यहाँ पर रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा फैसिलिटी और सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन किल्लत आसमान को छू रही है और आम लोगों के हाथ से जो दवाई, प्रिस्क्राइब्ड दवाई इसके लिए है वो नहीं मिल पा रही है। ये एक बड़ी बात है कि लाइफ सेविंग ड्रग जो इसके लिए रखा गया है वो अस्पतालों के अंदर दस्तयाब ही नहीं है और काले बाजार में ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए से उसे बेचा जा रहा है। जिस दवाई की कीमत 5,400 रुपया मरकजी वजारत सेहत की तरफ से दिया गया है वो दिल्ली के अंदर 45,000 से 70,000 के बीच में मिल रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ऑटो चलाने वाला, एक दिहाड़ी लगाने वाला, अगर वो खुदा ना खास्ता कोविड का शिकार हुआ तो वो 45,000 से 70,000 रुपया लाएगा कहाँ से, दवाइयाँ लाएगा कहाँ पर, एक। और दूसरा, जो सरकारी अस्पताल है जहाँ पर कोविड अस्पताल बनाए गए हैं वहाँ पर ये लाइफ सेविंग ड्रग अवेलेबल ही नहीं है। अब ये हम बताते तो शायद बहुत से सवाल उठते। डॉक्टर टीवी नारायणा प्रेसिडेंट है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के, उन्होंने भी इसी तरीके का इल्ज़ाम जो लगाया है और कहा गया कि जिस कंपनी को यह काम सौंपा गया था कि वो दवाइयां बनाए और डायरेक्टली अस्पतालों को दे, उसको बाहर मेडिकोज यानी दवाई की दुकानों पर ज़्यादा ना रखे बल्कि सीधे अस्पताल में दे और अस्पताल इंतज़ामिया और डॉक्टर जिसे चाहे बेहतरी के लिए दे सकते थे, क्योंकि ये फाइनल इलाज नहीं है इसका, वो वहां पर नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिन लोगों को जरूरत होती है वो इस कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ राब्ता करते हैं और मनमानी दामों पर उसे बेचा जा रहा है। डॉक्टर टीवी नारायण का बड़ा खुलासा जो है वो पेश हुआ है और इसके बाद अगर दिल्ली की यह सूरत हाल है तो छोटे बड़े शहरों की क्या कुछ सूरत हाल होगी, आपको आपके सामने इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा। गुज़श्ता दिनों मैंने जम्मू कश्मीर की भी सूरत हाल बताई थी। जब मैंने वो बताई थी तो बहुत से लोगों ने ट्वीट पर मुझसे यह पूछा था कि देखिए आप हवा में बात कर रहे हैं, आप हवा में बात बिल्कुल नहीं बताते हैं, जब भी हम बात बताते हैं तो वो ग्राउंड रियलिटी होती है। अब कई बार हम खुलकर कुछ चीज को बताते हैं और कभी कभार हम कोशिश करते हैं कि हुकूमत तक आसार कराइम या हुकूमत तक कुछ इशारे देकर यह बात पहुंचाई जाए कि क्या कुछ हो रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर टीवी नारायण प्रेसिडेंट है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के, उनका इल्जाम है, ये कोई छोटा आदमी नहीं है जिन्होंने ये कहा है। तो जब दिल्ली की यह हालत होगी, जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ तक क्या कुछ सूरत हाल होगी किसी से छुपा नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात फटाफट से, इससे पहले कि आप आसिफ आपको जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल बताएं, क्योंकि काफी ज्यादा सूरत हाल वहां पर भी संगीन बनी हुई है, उसके बाद चुनावों पर भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ सूरत हाल चुनावों के हवाले से है, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन दिल्ली से ये एक और खबर भी आपको बताते चले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं उनका काफ़ी शशुपा में वो फंसे हुए थे कि जनाब इम्तिहानात होने हैं नहीं होने हैं। अब इसमें कल क्लियरेंस जो वो दे दी गई है, जब मामला हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चला गया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE एग्जामिनेशन जो 10 जुलाई को होने वाला था वो फिलहाल जनाब हमने कैंसिल कर दिया है। अब इसको अगस्त में लिया जाएगा और कब ये इम्तिहान होगा, कैसे ये इम्तिहान होगा, वो वक्त पर बताया जाएगा। यानी दिल्ली, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, उन्हें फिलहाल दिल्ली आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी आसिफ। बिल्कुल, इसमें एक और चीज यूनिवर्सिटी हुकाम की तरफ से कही गई है, जो प्रमोशन का सिलसिला है, यानी अगर प्रमोट होते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, तो उसमें एक चीज जरूर सामने रखी जाएगी कि उससे पिछले साल के जो रिजल्ट्स हैं, जो नताइज हैं, अगर
सेकंड सेमेस्टर में आप हैं तो उसके पिछले वाले सेमेस्टर की आपकी परफॉर्मेंस सामने रखी जाएगी, उस बेस पे आपको प्रमोशन मिल सकती है। उसके साथ साथ जो ओबी का एग्जाम है वो 10 जुलाई को फिलहाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिवर्सिटी हुकाम की तरफ से रखा गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जहां तालीम की बात हो रही है तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर जम्मू कश्मीर के तलबा है वो भी इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में एग्जाम्स का सेशन शुरू होना था और कई ऐसे इम्तिहानात जो प्रोफेशनल बोर्ड से जुड़े हुए हैं, कई ऐसे इम्तिहानात जो मेडिकल बोर्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, उनके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर सेंटर्स ना होना जरूर इस वक्त बाइस तशवीश है। लेकिन इन सब पर अगर कोई अपडेट्स आता है यूनिवर्सिटी हुकाम की तरफ से तो जरूर हम आप तक वो अपडेट भी पहुंचाएंगे। ये सब चीजें जब हमारे सामने हो रही हैं तो कोविड-19 का कहर भी आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दुनिया भर के अंदर 5.5 लाख से ज्यादा लोगों की अमवात हो चुकी हैं और सिर्फ एक मुल्क की नहीं 200 से ज्यादा ऐसे ममालिक हैं जहां पर इसी तरह की कहानी बनी हुई है। वहीं जब हम वापस मुल्क के अंदर आते हैं तो मुल्क की सूरत हाल देखते हैं। 32 ऐसी रियासतें या जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर भी सूरत हाल कुछ ज्यादा अलग नजर नहीं आती। इसी तरीके से सूरत हाल जो यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर बनी हुई है। अब कुछ रियासतें जहां पर नंबर ऑफ केसेस हर 24 घंटे में काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। फटाफट से जो कल शाम तक या अभी सुबह तक अनऑफिशियल फिगर्स हैं जो मुल्क की सतह पर वो आपके सामने रखते चले, 7,64,000 के पार इस वक्त की तादाद है दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान की सूरत हाल जो है। लेकिन मरने वालों की तादाद जो है 21,400 से पार हो चुकी है। वहीं अलग अलग जब हम स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज का डेटा उठाते हैं तो जम्मू कश्मीर का जब जिक्र होता है तो यहां पर एक और रिकॉर्ड तोड़ फिगर्स कल सामने आए हैं और पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जो नंबर ऑफ केसेस आए हैं 330 केसेस जरूर आए हैं। जम्मू से भी अच्छी खबर नहीं, 50 से ज्यादा केसेस लगातार दूसरे दिन। लेकिन इन सब के बीच में सबसे जो खतरनाक चीज है वो सिर्फ श्रीनगर जिले से 119 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये सिर्फ वाहिद श्रीनगर केस एक डिस्ट्रिक्ट की कहानी है, 330 में से 119 श्रीनगर से। इसी तरीके से 82 केसेस सिर्फ नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। दो डिस्ट्रिक्ट्स को उठाकर देखें तो 200 केसेस, कुल मिलाकर 271 मामले वादी कश्मीर से, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से 200 तक तादाद पहुंच जाती है और मरने वालों की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। एक और डेटा जो सामने आया है, टॉप 5 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज मुल्क के अंदर जहां पर डेथ रेट में फिगर्स जो है वो बड़े हैं, परसेंटेज ऊपर गई है तो 0.24% इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर मरने वालों की तादाद बढ़ी है। 0.24 की तादाद शरह में जो अमवात की शरह है उसमें इजाफा देखा गया है। 6 मजीद अमवात के साथ मरने वालों की तादाद जो आंकड़ा है वो 150 तक पहुंच गया है। 149 जो फाइनल फिगर्स आ रहे हैं। इन सब के बीच में जो कल शाम तक जो ऑफिशियल फिगर्स थे बुलेटिन के अकॉर्डिंगली, उसमें जम्मू में मुसलसल दूसरा दिन था जब 2 दिन की तादाद 130 से मुतजावज कर गई। लेकिन इशफाक सबसे खतरनाक चीज, काफी दिनों के बाद परसों 59 और कल सिर्फ श्रीनगर जिले से 119 मामले, उस वक्त जब इंतजामिया की जानिब से कल पब्लिक पार्क और गार्डन खोलने का भी ऐलान कर दिया गया है। चलिए, ये बात हो रही थी कोविड-19 के कहर के बीच क्या कुछ हो रहा है और इस बीच अब मांग कुछ और भी हो रही है। कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ से पार्क्स को खोल रहे हैं, शराब खानों को खोल रहे हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को खोल रहे हैं, तो मजहबी मकामात पर पाबंदी क्यों? एक अच्छा सवाल, जायज़ सवाल भी है। और कल हमने देखा कि जब मीटिंग हुई थी मरकज़ी वज़ीर दाखिला जो है MOS, उन्होंने कल जम्मू कश्मीर के हवाले से मीटिंग ली थी, डेवलपमेंटल प्लान को किस तरीके से रिव्यू लिया था। उसमें भी 2 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एक, अमरनाथ यात्रा को सेट प्रोटोकॉल के तहत चलाना और दूसरा जो हमारी दूसरी एक कंटिन्यूसली यात्रा जम्मू उधमपुर के अंदर चलती है उस पर भी जो था कि उसको हरी झंडी दे दी गई थी, एक SOPs बनाकर उसको खोल दिया जाए। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मजहबी पेशवाओं की तरफ से भी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि खानकाहों और इबादत गाहों पर जो पाबंदियां आयद कर दी गई हैं कोविड-19 की वजह से, उन पाबंदियों को हटाया जाए ताकि वहां पर इबादत जो है उसी तरीके से की जाए प्रोटोकॉल के तहत जो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो चल रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस इशू पर जो है वो गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी और क्या कुछ वो कहेगी। अब जरा बात बढ़ाते हैं आगे और थोड़ी देर में हमारे साथ हिलाल ज्वाइन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है चुनाव के हवाले से और चुनाव की खबर। और हिलाल के ज्वाइन करने से पहले आपको यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एक और मामला ज़ेर समाअत है और यह मामला कल चला गया था। इसमें यह कहा गया था कि देखिए, जब जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया तो उसके बाद एक ऑप्शन रखा गया कि यहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारी जुबान है
उसको तब्दील करके या उसमें हिंदी को भी इंक्लूड किया जाए, यानी हिंदी को सरकारी जुबान बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक पीआईएल जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चला गया है। और कल जब ये पीआईएल चला गया और अर्जी ध्यानदेगान जो है उनका मानना है कि सेक्शन 47 जो है जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, उसके प्रोविजन है कि हम जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो लैंग्वेज है वो बना सकते हैं उर्दू के अलावा भी, यानी हिंदी का उन्होंने सीधे सीधे से लिखा है। और ये रिप्रेजेंटेशन जब उन्होंने दी तो चीफ जस्टिस गीता मित्तल साहिबा और जस्टिस संजय दर साहब ने इस पूरी हेयरिंग को सुना और उसके बाद नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, कमिश्नर सेक्रेटरी लॉ जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू और मुतल्लिका महकमों को, और कहा गया कि वो अपना बयान हल्फी लेकर सामने आए कि उन्हें इस बारे में क्या कुछ कहना है। यानी हिंदी को ऑफिशियल दर्जा देने के लिए अब अदालत का दरवाजा जो है वो खटखटाया गया है। एक अब जरा बात चुनाव की करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे जनाब चुनाव हो रहा है तो ये कौन सा चुनाव हो रहा है। लेकिन चुनाव से पहले आपको यह भी बताते चले कि मरकजी वजारत दाखिला ने कल एक और फैसला लिया है और कल मरकजी वजारत दाखिला ने आईजीपी बसंत रथ को मुअत्तल कर दिया है और मुअत्तली के अहकाम जारी करते हुए उन्हें कहा गया है कि उन्होंने जो मिसकंडक्ट किया है, यानी जो वर्दी पहनकर उन्हें ज़ाब्ते की पासदारी करनी थी, उन्होंने ज़ाब्ते की पासदारी नहीं की है, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है और मजीद इंक्वायरी जो है महकमा दाखिला जम्मू कश्मीर जो है वो करेगा, इसलिए उन्हें कल सस्पेंड कर दिया गया है। और बसंत रथ को कहा गया कि वो पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे और किसी भी तरह से पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू को वो नहीं छोड़ेंगे बिना इजाजत के। आपको याद होगा कि बसंत रथ और मौजूदा डायरेक्टर जनरल पुलिस के बीच में काफी तनातनी चल रही है और गांधीनगर पुलिस स्टेशन के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शिकायत लेकर बसंत रथ भी पहुंचे थे, जिन्होंने यह कहा था कि देखिए आप एफआईआर दर्ज ना कीजिए लेकिन मेरी बात को जरा रिकॉर्ड पे रखिए कि अगर बसंत रथ की जिंदगी के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी दिलबाग सिंह साहब पर होगी जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल पुलिस है। उसके बाद बड़ी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर चलती रही दोनों के बीच में और कल मरकजी वजारत दाखिला ने बसंत रथ को फिलहाल सस्पेंड कर दिया। अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात जरा चुनाव की करते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करनी है और फिर हमको बताएंगे कि आज राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ करने जा रहे हैं। बड़ी बात आपको बताएंगे राजनाथ सिंह साहब की भी। बिल्कुल, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से अब आपको ये खबर बताते चले क्योंकि इंतखाबात की जब बात हो रही थी तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला आपको याद होगा पिछले 1.5 और 2 महीने तक का, अगर पिछले 2-1.5 महीने तक हम सूरत हाल देखें तो एसएमसी के अंदर काफ़ी कुछ तब्दीलियां देखने को मिली है, काफ़ी फेरबदल देखने को मिला और इस बीच अदम एतमाद की तहरीक भी पेश की गई। इन सब के बीच में एक दूसरे पर इल्ज़ामात, एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने की भी कोशिश हुई, लेकिन अब आने वाले दिनों में इंतखाबात भी बहुत जल्द होने वाले हैं। इशफाक इसके हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे, लेकिन यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए जी ब्रेक के उस पर आएंगे। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे क्योंकि सियासत शबाब पर है। क्यों वो शबाब पर है वो बात हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे कि चुनाव से बाहर रहकर भी पार्टियां ट्रम्प कार्ड अपने हाथ में रखे हुए हैं, बताएंगे आपको।